वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। इसमें आज हम देखेंगे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम का हम किस तरह से पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं तेल शक्ति युक्त द्रविक तथा वायवीय प्रणाली का परिचय। ठीक, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो हाइड्रोलिक पावर वो जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑयल एंड न्यूमेटिक पावर जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एयर। देखिए, तो जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, न्यूमेटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, किन किन इक्विपमेंट की इसमें ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो चलता है किसी द्रव द्वारा। किसी द्रव में वो ऑयल भी ले सकते हो, वाटर भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम जो यूज़ ही करते हैं ऑयल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल का यूज़ करने का ये बेनिफिट होता है उसमें घर्षण लॉसेस नहीं होते हैं, लुब्रिकेशन भी हो जाता है उसी से। तो ऑयल का यूज़ करते हैं एज ए द्रव। तो जहाँ पे हाइड्रोलिक पावर जनरेट करनी होती है हमें हाइड्रोलिक पावर, तो वहाँ पे हम द्रव का यूज़ करके पावर जनरेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे जो हाइड्रोलिक लिफ्ट आती हैं, ठीक, जैसे हम इसका लिफ्ट में यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम का। और हाइड्रोलिक जैक आते हैं आज के में, जो ट्रेनें वगैरह चल रही हैं तो ट्रेनें के जो फाटक होते हैं वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होते हैं, तो वो अपने आप ही खुल जाते हैं, अपना ही बंद हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो हाइड्रोलिक जैक का भी यूज़ होता है। और भी कई ऐसे डिवाइस आते हैं जैसे हाइड्रोलिक डोर आते हैं, जो डोर के होते हैं खोलने पर खुद ही बंद हो जाते हैं, हाइड्रोलिक डोर में भी यूज़ होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। और भी कई सारे सिस्टम होते हैं जहाँ वेट को लिफ्ट करना होता है, वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं। आपने देखो ट्रैक्टर और ट्रॉली का वजन तुलता है तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से ही तुलता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम को बहुत बड़े अमाउंट में आज समय यूज़ करा जाता है। लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम में जो यूज़ करते हैं एज ए हम फ्लूड, वो कौन सा फ्लूड यूज़ करते हैं, ऑयल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो न्यूमेटिक की बात करें तो आपको याद रखना, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम द्रव के रूप में ऑयल को यूज़ करते हैं और न्यूमेटिक सिस्टम में हम यूज़ करते हैं द्रव के रूप में एयर को। जो नेचुरल एयर है हमारी उससे कंप्रेस करके यूज़ करते हैं। तो न्यूमेटिक जो डिवाइस आएंगे या न्यूमेटिक सिस्टम आएंगे उन सब में हम एज ए कह सकते हैं सब्सटेंस कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे, एयर का यूज़ करके हम न्यूमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। देखते हैं आप हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम पढ़ते हैं आप। इन सब हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम का हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं बड़े अमाउंट में, साथ में और भी कई जगह यूज़ होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है हाइड्रोलिक सिस्टम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके डायग्राम को समझेंगे, फिर इसके न्यूमेटिक सिस्टम को देखेंगे, फिर न्यूमेटिक सिस्टम के डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें डायग्राम से आपको समझा देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम का ये डायग्राम आपको दिया है, ये वाला। देखिए इस डायग्राम में, इस हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या क्या होता है आपको ये देखना सबसे पहले। मतलब किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में, हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो आपको एक चाहिए होता है यहाँ पर पंप, ठीक। उस पंप का काम क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर है जिसके अंदर हमें क्या करना है, जिसके द्वारा हमें वेट को लिफ्ट करना है, ठीक। यहाँ पे एक डिवाइस दिया है यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम का, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, किसी वेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई जगह गाड़ियाँ धुलती हैं जैसे, तो गाड़ियाँ धुलने वाले सिस्टम जो होते हैं वो क्या होता है, उसके ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, उसके बाद ऊपर लिफ्ट कर दिया था, उसे उठा दिया था, फिर धुलाई होती है, काम होता है उस पर। वो सब हाइड्रोलिक सिस्टम बेस्ड होते हैं। वो कैसे काम करते हैं ये पूरा प्रोसेस आज देखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें एक सिलेंडर नुमा आकृति होती है जिसके अंदर क्या होगा, ऑयल भरा होगा। इस ऑयल के अगर अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा नीचे से, और नीचे से प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होगा, नीचे से जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा ये वेट ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, और वेट जितना मूव करता जाएगा वो मतलब जितना मूव कराना है ऊपर तरफ उतना ही आपको नीचे से प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और फिर जहाँ पर आपको ऊपर और नहीं ले आना है तो वहाँ से आपको प्रेशर कांस्टेंट करना देने पड़ेगा, मतलब उतना ही प्रेशर हम रखेंगे फिर। तो देखिए कैसे करते हैं ये काम पूरा कैसे करेंगे।
एक हमारा पंप होगा, ठीक। पंप को चलाने के लिए आपको मोटर चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होगी वो पंप को चलाने का काम करेगी। यहाँ पे पंप जैसे चलेगा तो पंप का काम क्या होगा, यहाँ से एक ऑयल का रिजर्वायर दिया है, यहाँ पे ऑयल है, इस ऑयल को यहाँ से क्या करता है, पंप के एरिए फिल्टर करके यहाँ से खींचता है। तो जो पंप होता है, जैसे हम पंप स्टार्ट कर देते हैं, मोटर स्टार्ट कर देते तो पंप चलता है, और पंप चलता है तो पंप के अंदर का एयर का प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अंदर का प्रेशर कम होने के बाद जो रिजर्वायर में भरा हुआ फ्लूइड होता है ऑयल के रूप में, वो ऑयल क्या करता है, पाइपलाइन से आगे तरफ बढ़ते हुए फिल्टर के दौर जरिए वो छन कर, फिल्टर क्या करता है, छान के आगे लिक्विड भेजता है। तो फिल्टर के जरिए वो क्या होता है, छान के वो आराम यहाँ से क्या होगा, हल्के हल्के पंप से आगे की तरफ बढ़ेगा। और कहाँ बढ़ेगा, वो प्रेशर रेगुलेटर के पास। प्रेशर रेगुलेशन क्या करता है, यहाँ पर एक प्रेशर रेगुलेटर होता है हमारा, इसका काम होता है यहाँ पर प्रेशर के रेगुलेट करना। मतलब पंप के जरिए जो प्रेशर जनरेट करा गया है फ्लूइड की में, तो फ्लूइड का क्यों गया, पंप के जरिए प्रेशर उसका बढ़ गया फ्लूइड का। तो फ्लूइड जो है यहाँ पर अगर उसका प्रेशर का मान क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब जितना हमें प्रेशर चाहिए उससे अगर ज़्यादा है तो एक्सेस फ्लूइड को यहाँ से वापस भेज देगा। मतलब जितना आपको प्रेशर रेगुलेट करना, जितना प्रेशर की ज़रूरत होती है उसे हम प्रेशर रेगुलेटर से कंट्रोल करते हैं कि आपको कितना प्रेशर का फ्लूइड चाहिए। तो पंप द्वारा जो हमने प्रेशर जनरेट करा उसे रेगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। प्रेशर रेगुलेटर हमें अगर लगता है उसे प्रेशर ज़्यादा, थोड़े अमाउंट ऑफ फ्लूइड को वापस भेज देगा, और बाकी जितना हमें प्रेशर ज़रूरत है उतने हिसाब से लिक्विड को आगे भेज देगा। और लिक्विड यहाँ से आगे बढ़ते हुए पाइपलाइन में यहाँ पर आपको 3 वाल्व दिख रही हैं, राइज, ऑफ और लोअर। तो इसका मतलब क्या होता है, इनके जरिए हम क्या करते हैं, ये कंट्रोल वाल्व है, ये कंट्रोल वाल्व का काम होता है। यहाँ पे 3 वाल्व है, राइज वाल्व, ऑफ वाल्व और लोअर वाल्व। राइज वाल्व का मतलब क्या है, राइज वाल्व का मतलब है यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है वो यहाँ से ए में जाएगा, और ए से ए में भर जाएगा, ए में प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये ऊपर नीचे ऊपर जाता जाएगा। तो इससे क्या होता रहेगा, वेट राइज होता रहेगा। और जब आपको लोअर करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्लूइड को निकालना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ से फ्लूइड को निकालने के बाद रिटर्न कर देंगे फ्लूइड को, ठीक है। जब आपको इसे नीचे ले आना है तो उसे हम कहते हैं लोअर। तो उस समय कंडीशन में नीचे लाने का काम करता है ये। ऑफ का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको बेट एक निश्चित हाइट पर ले गए, उसके बाद उसी हाइट पर रखना है उसके थोड़ी देर तक, तो आप क्या कर देंगे, इसे ऑफ पर कर देंगे। इस वो कंट्रोल वाल्व के जरिए हम ऑफ पर उसे कर देंगे, जिससे वो क्या रहेगा, उतने ही वेट पे मेंटेन रहेगा, उतने ही प्रेशर पे, ठीक है। तो आपको ये सारे कंपोनेंट्स के नाम याद रखने हैं, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। एक बार हम वर्किंग को दोबारा देख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या था इसमें। ये एक ऑयल रिजर्वायर होता है जिसमें ऑयल को हम रखते हैं, यहाँ पर ऑयल फिल्टर होता है जो ये ऑयल को फिल्टर करेगा। ये पंप होता है जो पंप क्या करेगा, प्रेशर को जनरेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो फ्लूइड होगा उसका प्रेशर बढ़ के आगे पहुँचे, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर होती है, यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर होता है जो प्रेशर क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जितना प्रेशर का आपको द्रव चाहिए उतना आगे भेज देगा, बाकी एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर को वापस भेज देगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है, कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व का पूरा कंट्रोल यहीं से करते हैं। मतलब जब अगर मान लो आपको इस वाले बेट को ऊपर ले आना है तो राइस पे हम इसे सेट कर देते हैं, जब अब इसे बेट को नीचे लाना है तो लोअर पे सेट कर देते हैं कंट्रोल वाल्व को, और जब आपको बेट को एक होल्ड करना है तो आप ऑफ कर देते हैं। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल कर रखते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व। और ये हमारा सिलेंडर होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, इसमें पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है जिसके ऊपर बेट रखा हुआ है, ये बेस है, इसका बेस के ऊपर हमने बेट रखा है, और बेट को ऊपर और नीचे करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व, ठीक है। जब हमें क्या होना है, जब इसमें ऊपर ले आना है तो यहाँ से फ्लूइड को यहाँ भेज देते हैं, लेकिन जब इसे नीचे लाना है तो वापस फ्लूइड को रिटर्न फ्लूइड के जरिए वापस रिजर्वायर में भेज देते हैं। इसी जरिए क्या होता है, बार बार हम फ्लूइड का यूज़ करते रहते हैं। इसमें आपको ये नहीं है हर बार आपको फ्लूइड डालना पड़ेगा, तो उसी फ्लूइड का हम बार बार उपयोग करके यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के कारण क्या होता है, इसमें कई तरह से क्या होते हैं, जो हमारा मेटल होता है उसमें ये लुब्रिकेशन में भी काम आता है, उसे घर्षण से भी बचाता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत खर्च हो जाता है। तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको ऑयल लेवल चेक करके ऑयल को फिल करना पड़ता है, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया। अब देखते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। अब आगे न्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है। न्यूमेटिक सिस्टम भी डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपको कंप्लीट डायग्राम दिया है न्यूमेटिक सिस्टम का, इससे और समझ लेते हैं, फिर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम हमारा हो जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन ही इससे मुश्किल से बन पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोलिक सिस्टम किससे ऑपरेट होता है, ऑयल वगैरह से ऑपरेट कर सकते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम में एयर का यूज़ करके उसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वर्किंग से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें डायग्राम भी आपको ज़रूरत नहीं है,
इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है आपको। और 2-3 अंतर देख लेंगे, इनमें अंतर क्या होता है, बस इतना ही काफ़ी होगा इस चैप्टर में। आपको इस चैप्टर से ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। मैक्सिमम आपको 20 क्वेश्चन इससे तैयार करने हैं ऑब्जेक्टिव, जैसे कंपोनेंट्स के नाम याद रखने हैं, और साथ में आपको याद रखना है किस फ्लूइड का हम किस में यूज़ कर रहे हैं, और आपको याद रखना है इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बस देखते हैं, अब हम देखते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। इसके बाद ही हमारा क्या हो जाए, अंतर देखेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम में अगर हम बात करें, पहले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं पहले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सेम है। ये वाला सिलेंडर वाला पार्ट हमारा सेम है, इसका भी काम क्या होगा, वेट को लिफ्ट करना। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, एज ए फ्लूइड इसमें क्या यूज़ करा रहा है, एयर, नेचुरल एयर को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें देखिए बस आपको ये याद रखना है, इसमें हम इसे ऑपरेट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर के द्वारा चलाते हैं। बस ऑयल के स्थान पे बस एयर आ गया, बाकी सब आपके इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर सेम ही रहेंगे। ये इसमें सिलेंडर है, ठीक, सिलेंडर के अंदर ये क्या है, पिस्टन है, ये क्या कनेक्टिंग रॉड है, इसके ऊपर बेस होगा जिसके ऊपर हम वेट को रख के लिफ्ट करेंगे। अब उसके अलावा इसमें क्या है, ये कंट्रोल वाल्व भी है इसमें, ठीक है, सेम है। ये राइज वाला पॉइंट, ये लोअर, और ये ऑफ वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्शन है, ये रिजर्व, ये दोबारा वापस नहीं भेजता है, क्योंकि जो एयर है वो बाहर से नॉर्मल एयर को यूज़ करते हैं, तो जो एयर का यूज़ हो जाता है और एक्सेस एयर को हमें निकालना होता है तो एग्जॉस्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक। यहाँ पर अब आप देखिए लेफ़्ट में जो पोर्शन है हमारे, लेफ़्ट में हम क्या करते हैं, जो नेचुरली एयर होती है उसे लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं, उसे फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। और एयर को अंदर लाते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है, तो बाहर से एयर को लेके वो कंप्रेस करता है। एयर कंप्रेसर क्या करेगा, बाहर से एयर लेगा और एयर को लेके कंप्रेस करेगा, लेकिन जो एयर एंटर होगी कंप्रेसर में वो भी हमारी किसका ही, सबसे पहले फ़िल्टर से होकर छन के आती है। और छनने के बाद वो जैसे आएगी यहाँ पर, आने के बाद यहाँ पर अंदर देख रहे हैं आप क्या लगा, एयर कूलर एंड एयर ट्रीटमेंट। यहाँ पे एयर को क्या कराया जाता है, कूल कराया जाता है, ठीक है, कूल कराया जाता है, ठंडा कराया जाता है। उसके बाद ठंडी एयर को उसके बाद हम भेज देते हैं स्टोरेज रिजर्वायर में, जिसमें स्टोर करना होता है उसमें भेज देते हैं, ठीक है। उसमें भेजने के बाद उसे क्या करेंगे, इसी तरह से आगे सप्लाई करते हैं। और इसमें नीचे देख रहे हैं आप क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, जो यहाँ पर कंप्रेसर को चलाने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है, हमारा ये इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं यहाँ से, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। मेन ये इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना, जो मेन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो हम आप इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। देखिए वर्किंग क्या होती है, सबसे पहले हम बाहर से एयर लेते हैं, नहीं एयर कैसे आएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, उसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं, आपको याद रखना है। 3 फेज सप्लाई देने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट हो जाती है, मोटर स्टार्ट होने के बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, और कंप्रेसर का काम होता है एयर को कंप्रेस करना, मतलब उसका प्रेशर बढ़ाना। तो जो एयर होगी नेचुरल एयर, उसे लेता है ये फिल्टर से, फिल्टर के छनने के बाद वो अंदर एयर आती है एयर, और उस एयर को करता है ये कंप्रेस, और कंप्रेस करने के बाद आगे क्या करेगा, एयर कूलर एंड एयर ट्रीटमेंट में भेज देगा, जिसमें एयर को क्या करा जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। और एयर ठंडी होने के बाद एयर चली जाती है स्टोरेज रिजर्वायर में, जिसमें ये स्टोर हो जाती है। इस रिजर्वायर का काम होता है, जब आपको एयर भेजनी है आगे तब आप भेजेंगे, नहीं तो इसमें स्टोर करके रखेंगे। इसमें होता है प्रेशर स्विच, PSI होता है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ एयर को, जितना आपको आगे भेजना है उतना भेज देते हैं, ठीक है। देखिए आगे इसमें और, तो एयर जैसे हमारी यहाँ पर आ गई, तो जब हमें क्या करना होता है, ये वेट लिफ्ट करना होता है, तो जो एयर है ये कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल करते हैं हम राइस वाले पोर्शन को, और राइस वाले पोर्शन पर ले जाने के बाद वाल्व को, ये हमारी एयर यहाँ से आ जाती है और नीचे भरने लग जाती है। नीचे एयर भरेगी तो ये नीचे से प्रेशर बढ़ेगा, जिस कारण वेट क्या होता है, ऊपर तरफ लिफ्ट होने लग जाता है। और जब आपको वेट नीचे लाना होता है तो आप वाल्व को कंट्रोल करके ले जाते हैं लोअर वाले पोर्शन पर। लोअर वाले पोर्शन पर करने के बाद क्या होता है, एयर वापस आती है और एग्जॉस्ट से वापस निकल जाती है बाहर की तरफ। अगर आपको एक पॉइंट पे होल्ड करना है कुछ देर के लिए, तो आप ऑफ वाला बटन दबा देते हैं, मतलब जितनी एयर पहुंचेगी बस उतनी एयर रहेगी, ना ऊपर ना नीचे। अब ये तो वो ऑफ वाला बटन कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट न्यूमेटिक सिस्टम का कह सकते हैं, इसका पूरा हम कह सकते हैं वर्किंग एक तरह से। तो इसमें आपको सब कुछ याद रखना है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, कौन सा इसमें हम कह सकते हैं, इसमें कंपोनेंट के फॉर्म में हम कह सकते हैं, इससे ईजिली क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके MCQ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके कंपोनेंट याद रखिए और इसमें याद रखिए कौन सा फ्लूइड यूज़ करा रहा है। तो अगर हम एक क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, तो इसमें अगर हम बात करें, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, न्यूमेटिक सिस्टम
आर यूज्ड, न्यूमेटिक सिस्टम आर यूज्ड एज ए फ्लूड, एज ए फ्लूड के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम जल को यूज़ करते हैं, दूसरा वायु को यूज़ करते हैं, तीसरा हम ऑयल को यूज़ करते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा इसमें ऑप्शन। तो न्यूमेटिक सिस्टम में हम एज ए फ्लूइड किसे यूज़ करते हैं, वायु को यूज़ करते हैं। तो ये आपको आंसर इसका वायु हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसकी एक बार हम वर्किंग दोबारा देख लेते हैं, फिर आगे इसमें डिफरेंस देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एयर लेते हैं बाहर से, एयर को फिल्टर करके कंप्रेसर से गुजारते हैं। ये कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करके आगे एयर कूलर एंड एयर ट्रीटमेंट में भेज देता है, जिससे एयर कूल हो जाती है। ठंडी हो जाने के बाद वो उससे हम स्टोरेज रिजर्वायर में भेज कर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ से हम इसे कंट्रोल वाल्व के थ्रू हम सिलेंडर में भेजते हैं, जिससे इस वेट को हम लिफ्ट कर सकें। तो जब हम राइस वाली वाल्व खोल देते हैं तो हमारा ये वाला वाल्व खुल जाता है और नीचे से प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे वेट ऊपर लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारा क्या हो जाएगा, राइस पे करने के बाद ये लिफ्ट हो जाएगा, और जैसे हमें होल्ड करना है तो ऑफ पे सेट कर देंगे वाल्व को, तो होल्ड करके रखेगा ये। और जैसे जैसे वेट को नीचे लाना है तो लोअर पे ले आएंगे, ये वेट नीचे आ जाएगा। और जो एयर है हमारी वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट न्यूमेटिक सिस्टम था। और इसमें डिफरेंस और देख लेते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम में अब डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। आपको ये डिफरेंस जरूर याद रखें इसमें। ठीक है, डिफरेंस से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए इधर हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करेंगे हम, और इधर न्यूमेटिक सिस्टम। स्टार्ट करते हैं दोनों में डिफरेंस। हाइड्रोलिक सिस्टम की अगर बात करें, इस प्रणाली में गति तथा शक्ति के संचरण हेतु दाब युक्त द्रव प्रेशराइज लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिक्विड का हम उपयोग करते हैं। लिक्विड मतलब कोई सा भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, प्रेशराइज लिक्विड। बस हाई प्रेशर पे कोई लिक्विड हो चाहिए, चाहे वो जल हो चाहे कोई ऑयल हो। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम कोई प्रेशराइज लिक्विड यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेस्ड गैस का यूज़ करते हैं। कोई भी वायु को हम कंप्रेस्ड करके यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, कंप्रेस्ड गैस का उपयोग करके हम न्यूमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और जो हमारा द्रविक हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम में आते हैं दोबारा सेकंड पॉइंट। हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो तेल युक्त द्रविक प्रणाली 700 बार, कितना 700 बार दाब तक परिचालित की जा सकती है। तो जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम होता है इसमें कितना प्रेशर जनरेट करा सकता है, 700 बार तक। ठीक है, लेकिन जो आपका न्यूमेटिक सिस्टम होता है, वायवीय प्रणाली कहते हैं इसे हिंदी में, प्रायः 5 से 10 बार दाब तक कार्य करती है। ये है हमारा 5 से 10 बार तक। 10 बार मतलब क्या है, दाब। 5 से 10 बार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बार यूनिट होती है दाब की। तो 5 से 10 बार दाब तक कार्य करता है। और 1 बार इक्वल टू कितना होता है, 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। और 1 पास्कल कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, और 10⁵ पास्कल ले सकते हो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको याद रखना हाइड्रोलिक सिस्टम आपका 700 बार तक काम कर सकता है, ये 5 से 10 बार तक काम कर सकता है। ठीक है, 5 से 10 बार प्रेशर पर काम कर सकता है। और आगे डिफरेंस देख लेते हैं। ये हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रायः बंद सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं हमारे, हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे होते हैं, बिल्कुल बंद होते हैं। तो बंद सिस्टम के लिए आपको यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम आपको पूरा बंद दिखेगा एकदम, किधर से भी उसमें एयर पास नहीं हो सकती। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, पूरा एयर लॉक होता है। तो प्रायः हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होते हैं, पूरे बंद हो जाते हैं, इनके इस तरह डिज़ाइन करी जाती है। और जो हमारे वायवीय सिस्टम होते हैं ये क्या होंगे, खुले होंगे, क्योंकि वायु तो बाहर से ही लेनी है। तो वायवीय सिस्टम प्रायः खुले सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो खुले सिस्टम के लिए अगर कोई डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम वायवीय सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खुले सिस्टम का मतलब क्या, बाहर से हम जहाँ एयर ले सकें, एयर पास करने की जगह हो जहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम में लिंकेज होने पर प्रणाली बंद पड़ जाती है। अगर मान लो कोई लीकेज वगैरह हो रहा है, ऑयल वगैरह कहीं पर रिसाव हो रहा है,
तो हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, लीकेज होने के कारण क्या होता है, ये पूरी प्रणाली हमारी बंद हो जाती है। लेकिन जो हमारी वायु प्रणाली है, लीकेज होने का प्रणाली पर कोई खास असर तो पड़ता नहीं है इसमें, क्योंकि एयर नेचुरली यूज़ कर रहा है बाहर से और वही बाहर चली जाती है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये बंद नहीं होती है। ठीक है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर। हमारी जो न्यूमेटिक सिस्टम है इस पर एयर लीकेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर हमारा फ्लूइड लीकेज हो जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम में तब इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइड जो आता है हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत महंगा आता है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है वाल्व परिचालन कठिन होता है। इसमें जो वाल्व होती है, वाल्व क्या होती है, उसका परिचालन, उससे कंट्रोल करना हाइड्रोलिक सिस्टम में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेटिक सिस्टम में। तो जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम होता है इसमें वाल्व का परिचालन क्या होता है, आसान होता है, वाल्व को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, और जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ये भार अधिक होता है इसका, हाइड्रोलिक सिस्टम का भार क्या होता है, अधिक होता है, और जो न्यूमेटिक सिस्टम है हमारा, उस न्यूमेटिक सिस्टम का भार क्या होगा, कम होता है, न्यूमेटिक सिस्टम का भार कम होता है। और दाबयुक्त द्रव प्रेशराइज लिक्विड बनाने के लिए पंप का प्रयोग करते हैं हम। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, पंप का यूज़ करते हैं, पंप का यूज़ करके ही क्या करते हैं, उससे लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते हैं। लेकिन जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम होता है तो उसमें क्या करते हैं, संपीड़न का मतलब कंप्रेसर का यूज़ करके उसका प्रेशर बढ़ाते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये 7 वाला यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो किस में आपको बताना है, पंप का उपयोग करके हम क्या करते हैं, फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं। बताइए, तो हमारा है कौन सा, हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में हमें कंप्रेस करना होता है किसी भी द्रव को या फ्लूइड को, तो हम क्या करते हैं, पंप का यूज़ करते हैं। लेकिन किसी गैस को कंप्रेस करना है तो हम यूज़ करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, अगला को देखते हैं। 8वां क्या कह रहा है, हाइड्रोलिक सिस्टम का 8वां पॉइंट है, यह प्रणाली आग लगने के खतरे से असुरक्षित है। ठीक है, मतलब यह जो प्रणाली होती है आग लगने के खतरे से असुरक्षित है। मतलब इसमें कह सकते हैं जो ऑयल होता है ना हमारा, वो ऑयल क्या होता है, इजीली हीट पकड़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस कह सकते हैं हम लेने पड़ते हैं इसमें, तो असुरक्षित होता है, खतरे वगैरह होने के कारण भी रहते हैं इसमें। यह प्रणाली आग लगने के खतरे से सुरक्षित है, इसमें आग नहीं लगती है न्यूमेटिक सिस्टम में। तो जो हमारा 9th पॉइंट है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में, इसमें कह रहा है स्वतः स्नान का प्रबंध हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं तो खुद ही क्या हो जाता है, इसमें लुब्रिकेशन प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हमारा जो न्यूमेटिक सिस्टम है इसका 9 पॉइंट कह रहा है स्नान के लिए विशेष प्रबंध की आवश्यकता होती है, क्योंकि न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें तो एयर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अगर मान लो आपको लुब्रिकेशन करना है तो स्पेशल अलग से हमें सिस्टम यूज़ करना पड़ता है लुब्रिकेशन का। और 10वां पॉइंट है असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल होने के कारण तेल द्वारा बल संचालन ठोसों के समान ही होता है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं जो ठोस के द्वारा ही बल, जितना ठोस के द्वारा बल संचालन कर सकते हैं उतना ही इसमें संचालन होता है, क्योंकि जो द्रव होता है ना, आपको पता ही होगा, कोई पिचकारी है, पिचकारी में हमने पानी भर लिया और पानी भरने के बाद उसे क्या करा, पीछे से दबाया, तो पानी दबता थोड़ी नहीं है, पानी को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, पानी कंप्रेस नहीं हो सकता। तो इनकम्प्रेसिबल होने के कारण क्या होता है, जितना हम दाब लगाएंगे उतना ही फ्लूइड आगे से बढ़ जाएगा। अगर मान लो आगे का सिरा बंद कर दो तो ये दबेगा नहीं, दबेगा, क्योंकि फ्लूइड कंप्रेस नहीं होता है। लेकिन एयर को किसी सिलेंडर में भर के हम दबाएं तो एयर क्या हो जाएगी, दब जाएगी, कम एरिया पे आ जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो जो हमारा फ्लूइड होता है, द्रव होता है, वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, और जो एयर होती है वो क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। तो कंप्रेस होने के कारण क्या होता है, वो दब जाती है, प्रेस हो जाती है। लेकिन इनकम्प्रेसिबल होने के कारण हमारा जो फ्लूइड होता है वो कंप्रेस नहीं होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, अब हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेज देख लेते हैं, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, फिर देखेंगे न्यूमेटिक के। ठीक है, इसके बाद चैप्टर ये आपका खत्म हो जाएगा। तो किसी भी द्रविक प्रणाली परिचालन में आसान एवं शांत होता है। मतलब कोई भी द्रव होगा, द्रव के द्वारा ऊर्जा का आसानी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऊर्जा आसानी से आप दे सकते हैं उसे। ठीक है, कंपनों का न्यूनतम, कंपन इसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशन बहुत कम होते हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ईजिली हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत कम नॉइस पॉल्यूशन के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सुरक्षित एवं विश्वसनीय प्रणाली होती है। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है बहुत सुरक्षित होता है, बहुत कह सकते हैं बहुत समय से यूज़ करा जा रहा है, इसलिए विश्वसनीय प्रणाली भी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है उच्च यांत्रिक लाभ प्राप्त करने हेतु गियर, कैम और लीवर के जटिल सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें कह सकते हैं बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज
अलग से चीज़ें हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जितना हमें काम करना होता है वो इससे ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बस आपके 2-3 ऐसी तरह पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। फोर्थ का हमारा क्या रहा है, नियंत्रण तथा अप्रोच में बहुत अधिक नम्यता होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बहुत आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। पाँचवा है, एक सघन एक्ट्यूएटर कॉम्पैक्ट एक्ट्यूएटर से उच्च निर्गत शक्ति हाई पावर आउटपुट प्राप्त की जा सकती है। तो जो अगर मान लो इसमें एक्ट्यूएटर क्या होता है, एक्ट्यूएटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या कर सकते हैं हम, हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज़ करके किसी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी द्रव की हाइड्रोलिक एनर्जी को उसमें भेज दो और हाइड्रोलिक एनर्जी का उपयोग करके उससे किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो क्या होता है, एक्ट्यूएटर काम होता है। एक्ट्यूएटर क्या करता है, जैसे मान लो द्रव की सप्लाई करी आपने, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी द्रव के कारण, तो वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा और स्टोर करने के बाद जब आपको यूज़ करनी है उस एनर्जी को दूसरी फॉर्म में यूज़ कर सकता है वो। तो एक्ट्यूएटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी का इजीली क्या करता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक सघन एक्ट्यूएटर से उच्च निर्गत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मतलब एक्ट्यूएटर का यूज़ करके हम पावर भी प्राप्त कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हाइड्रोलिक फ्लूइड है, फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो फ्लूइड क्या होता है, इजीली क्या होता है, उससे प्रेशर बन जाता है और इजीली क्या होता है, उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी एनर्जी में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, छठा, बलों को अधिक दूरी तक कोने के चारों ओर दक्षता में कुछ कमी के साथ संचारित किया जा सकता है। ठीक है, तो बलों को कुछ दूरी तक हम आसानी से क्या कर सकते हैं, संचारित कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लॉस होता नहीं है। मतलब अगर आपको मान लो पावर थोड़ी दूर तक पहुंचानी है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या आपको जो सिस्टम है थोड़ा बड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो आराम से पहुंचा देगा। तो बस यही है इसके डिसएडवांटेज। देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, लीकेज होने पर आग लगने का खतरा रहता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। द्रव लीकेज को समाप्त करने अथवा न्यूनतम करने के लिए, द्रव के लीकेज तो होता ही होता है, तो उसे कम करने के लिए प्रणाली के अवयव को विशेष रूप से अभिकल्पित बनाया जाता है। मतलब इसमें एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह करेंगे आप, डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छे से करवाएंगे उसकी, तो लीकेज को आप कम कर पाते हैं। ठीक है, तो खर्चा भी इसमें ज़्यादा हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो गया। धूल, मिट्टी, साचरण, तेल, विकृति अथवा अन्य प्रदूषित वातावरण से प्रणाली का बचाव करना महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें हमारा क्या होता है, जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं उसके कारण क्या होता है, कई सारा जो हम कहते हैं धूल, मिट्टी, साधारण तेल, विकृति, अन्य प्रदूषण वातावरण से प्रणाली का क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो हमारे इससे कह सकते हैं, जब हम ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल यूज़ करने के बाद जो पावर जनरेट कर रहे हैं, तो ऑयल हल्का थोड़ा बहुत अमाउंट हो बर्न हो गया, कुछ भी और प्रोसेस हो गया, मतलब उससे क्या होता है, काफ़ी तरह के लॉसेस हो जाते हैं। क्योंकि जब हाइड्रोलिक द्रव का हम यूज़ करेंगे तो कई बार लीकेज हुआ तो वो द्रव क्या होता है, वो द्रव हमारा जो ऑयल है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के साथ क्या, समुद्र में पानी के साथ बह जाता है, उससे नुकसान होगा। और भी कई तरह के ये जो ऑयल होता है वो बाहर निकल के कई तरह के नुकसान पड़ सकता है, या फिर आग लग गई तो उसकी क्या होता है, धुआं वगैरह प्रदूषण फैल सकता है। ठीक है, ऑप्शन कुछ हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, पर्याप्त तेल फिल्ट्रेशन बनाए रखना पड़ता है। तेल को क्या करना पड़ता है, समय समय पर आपको फिल्टर करना रहना पड़ेगा। ठीक है, फिल्टर आपको रेगुलर वे में करते हैं आप, तभी आप यूज़ कर पा सकते हैं सही से। पाँचवा पॉइंट है, पाइपलाइन फट सकती है। इसमें कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी समस्या होती है, ये जो द्रव होता है, द्रव का जब प्रवाह हो रहा है तो उसमें प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होता है, पाइपलाइन में फटने के भी चांसेस बने रहते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है। छठा पॉइंट क्या है, अत्यंत सुग्राही अंगों का अनुरक्षण करना जब वे खराब जलवायु तथा गंदे वातावरण में कार्य करते हों। तो इसे आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है जब वो गंदे वातावरण में काम करते हों। अब न्यूमेटिक सिस्टम के देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। तो न्यूमेटिक सिस्टम के एडवांटेज क्या होता है, सबसे बड़ी एडवांटेज ये क्या है, फ्री की एयर मिल रही है, जितनी चाहो उतनी यूज़ करो, तो एक क्या होता है, कम लागत होती है इसकी। दूसरा क्या है, सरल इंस्टॉलेशन होता है, मतलब इजीली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इजीली बना के एक जगह लगा सकते हैं, और उसका मेंटेनेंस भी क्या होता है, कम होता है, ये बेनिफिट है इसका थोड़ा। तीसरा पॉइंट है उच्च विश्वसनीयता, क्योंकि चल अंगों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें अंग पार्ट्स क्या हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए इजीली पावर को ट्रांसमिट कर देगा, लॉसेस कम होंगे। ठीक है, डिज़ाइन तथा लागू करने में आसानी होती है, इसकी डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छी बहुत सिंपल होती है, इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन करके कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विस्फोटन रहित होता है, इसमें एक्सप्लोजन नहीं होगी, एयर का यूज़ हो रहा है, एक्सप्लोजन वगैरह होता नहीं है। ठीक है, फटती है नहीं है, ये सब थोड़ा फ़ायदा है इसका। सहज रूप से मध्य एक्ट्यूएटर तथा सेंसर का इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो जो एक्ट्यूएटर वगैरह हैं बहुत आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरह से आगे भी पढ़ लेना आप। इसमें दक्षता भी क्या होती है आपकी, उच्च होती है, एडवांटेज ये भी हो गया। पर्यावरण को क्या होता है, फ़ायदेमंद है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये भी एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या होता है। डिसएडवांटेज होता है साफ एवं शुष्क वायु बनाने के लिए संपीड़क की आवश्यकता होती है, इसमें कंप्रेसर की आवश्यकता होती है। आप डायरेक्ट से नेचुरल एयर नहीं ले सकते, उसे लेके आपको कंप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। नियमित रूप से अवयवों का आंसकन कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता होती है, मतलब समय समय पर उन्हें चेक करना पड़ता है आपको, ठीक है, अवयवों को। वायु पाइपिंग की लागत अच्छी होती है इसमें, क्योंकि वायु की पाइप है तो उसमें क्या होता है, उसके पाइप की लागत क्या होती है, अच्छी होती है। खर्चा थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, इस चीज़ में खर्चा ज़्यादा हो जाता है पाइपिंग में। स्नेहन करने की आवश्यकता होती है, इसमें लुब्रिकेशन का सिस्टम अलग से लगाया जाता है। यह भी इसका क्या हो जाएगा, एक डिसएडवांटेज हो जाएगा, इसमें लुब्रिकेशन के लिए अलग से सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये चैप्टर। अगला चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।